नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं यूजी, पीजी, नेट, सेट, पीजीटी, टीजीटी और विविध कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बता रही हूँ। हेल्थ साइंस का ये एक चैप्टर है जिसमें है कोशिका संबंधित प्रश्नों के बारे में पूछ रही हूँ। तो आप क्वेश्चन है, आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम न्यूक्लियस को कोशिका में किसने देखा और न्यूक्लियस नाम दिया? सर्वप्रथम सबसे पहले न्यूक्लियस केंद्रक को कोशिका में किसने देखा और उसका नाम न्यूक्लियस, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस बोलते हैं, हिंदी में कोशिका बोलते हैं, किसने नाम दिया? आंसर क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1833 ईस्वी में देखा कि कोशिका में कोई ऐसी संरचना है जो गोल गोल पाई जाती है, और उन्होंने उसका अध्ययन किया तो पाया कि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे न्यूक्लियोलस, उसी में क्रोमैटिन और उसी में क्रोमोजोम। ये सारी चीज़ों को उन्होंने देखा और उसका नाम उन्होंने कोशिका के अंदर जो इन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ों को दिया और उन्होंने उसका नाम रखा न्यूक्लियस। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रक में न्यूक्लियोलस की खोज किसने की? न्यूक्लियोलस, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। आप देखो, जो आपके कोशिका के भीतर एक जो द्रव पाया जाता है उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के भीतर जो द्रव पाया जाता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो इसकी खोज सबसे पहले स्लाइडन एंड स्वान ने 1838 ईस्वी में किया था। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, केंद्रक में उपस्थित धागे सदृश संरचना को क्रोमोजोम, जिसको आप गुणसूत्र कहते हैं, किसने नाम दिया? प्रश्न क्या है? केंद्रक में उपस्थित धागे सदृश संरचना को क्रोमोजोम नाम किसने दिया? आंसर क्या है? डब्ल्यू वाल्डेयर। इन्होंने 1881 ईस्वी में क्रोमोजोम में नाम दिया, जो कि केंद्रक में उपस्थित होता है। और अब सब जानते हैं कि क्रोमोजोम में ही डीएनए उपस्थित रहता है, जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को जो वंशानुगत चीजें हैं इनका हस्तांतरण करता है। और ह्यूमन बीइंग में आपको पता है कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 22 क्रोमोजोम अलिंगी होते हैं और एक जोड़ी क्रोमोजोम लिंगी क्रोमोजोम कहलाते हैं। और यहीं से हेरिडिटरी कैरेक्टर्स माता पिता से अपने बालकों में हस्तांतरित होता है। इसी कारण आप देखते हो कि जैसे माता पिता के हाव भाव होते हैं, जैसे उनका नाक नक्श होता है, जैसे उनकी लंबाई होती है, जैसे उनके आँखें होती हैं, जैसे उनके बाल होते हैं, वैसा ही उनके बालकों में भी पाया जाता है। और हर एक जीव का, ये केवल ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक जीव का, जितने भी जीव हैं, सबका जो हेरिडिटरी ट्रांसफर होता है वह डीएनए के कारण ही होता है। और ये किस में रहता है? क्रोमोजोम में रहता है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, माइटोसिस सेल डिवीजन की खोज किसने की? माइटोसिस, समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की? आंसर है डब्ल्यू फ्लेमिंग। इन्होंने किया था सन 1882 ईस्वी में इस सेल डिवीजन की खोज। आपको पता है कि जो सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं उनमें तो ये माइटोसिस के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, जटिल नहीं होता है। और
माइटोसिस सेल डिवीजन और तीसरा होता है मियोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन का जो खोज किया है W. फ्लेमिंग ने। अब ये देखिए, पांचवा प्रश्न है आपका, सेंट्रोजोम की खोज किसने की थी? सेंट्रोजोम की खोज किसने की थी? ई वान वेंडेन ने सेंट्रोजोम की खोज की थी। कब? 1887 में। अब ये देखिए कि कोशिका में सेंट्रोसोम कहाँ रहता है और उसका क्या काम है। आप जानते होंगे कि सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के एक छोर पर तारा होता है, तारक समान उसकी संरचनाएं होती हैं जो न्यूक्लियस के ठीक ऊपर रहता है। और जब कोशिका विभाजन की बारी आती है तब ये सेंट्रोसोम यही आगे बढ़ते बढ़ते दोनों केंद्र के दोनों ध्रुवों पर आ जाता है और बीच से सेल का डिवीजन होता है। इसके बाद देखिए छठा प्रश्न है, 6 प्रश्न है, मियोसिस सेल डिवीजन की खोज किसने की थी? मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी बीजमैन एंड स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया था? बीजमैन एंड स्ट्रासबर्गर ने सन 1891 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अब 7वां प्रश्न है, राइबोसोम को किसने माइक्रोसोम नाम दिया और इसकी खोज किसने की? राइबोसोम को, राइबोसोम की खोज किया था क्लॉडी ने 1941 ईस्वी में। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है आपको पता है? ये अपने कोशिका का ही एक महत्वपूर्ण संरचना है राइबोसोम। इसको माइक्रोसोम भी कहते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लिन पदार्थ को न्यूक्लिक एसिड किसने कहा? केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लिक पदार्थ को, फिर से सुनिए प्रश्न को, केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लिन पदार्थ को न्यूक्लिक एसिड किसने कहा? आंसर है आर अल्टमैन ने सन 1899 ईस्वी में न्यूक्लिन जो था उसको उन्होंने नाम लिखा न्यूक्लिक एसिड। 9वां प्रश्न है, किसने कोशिका में उपस्थित तरल द्रव्य को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में उपस्थित द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा? कोशिका में एक जो तरल द्रव्य रहता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस में जो चीजें रहती है, जो तरल द्रव्य रहता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका नाम किसने दिया? इसका खोज किया है ई स्ट्रासबर्गर ने 1880 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है, किसने कोशिकाओं में उपस्थित धागे सदृश संरचना को अंतःप्रद्रव्य जालिका नाम दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने इसे कहा? इसका आंसर है क्लॉडी फुलम ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो एक धागे जैसी रचना होती है जिसको अपन अर्गियोस्टोप्लाज्म भी कहते हैं, तो इसका नाम दिया है पोर्टर, क्लॉडी और फुलम ने 1945 में। 11वां प्रश्न है, आप सब जानते हैं डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? डीएनए का मॉडल, आंसर है डी वाटसन एंड एफ.एच. क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में किया है और इसी कारण उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। हेलिक्स स्ट्रक्चर उन्होंने बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब 12वां प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम आप जानते होंगे कि यह क्या है? कोशिका की आत्मघाती थैली भी इसको कहते हैं।
ये क्या करता है, जैसे ही कोशिका में कोई ऐसे विजातीय पदार्थ आ जाते हैं जो कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं, इसको ये निगल जाता है और निगलने के बाद खुद ये खत्म हो जाता है, मतलब ये इसका नाश हो जाता है, ये संरचना खत्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। और इसे खोज की थी क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने सन 1955 ईस्वी में। इसे आत्मघाती थैली भी लाइसोसोम को कहते हैं। इसके बाद चयनात्मक पारगम्यता, 13वां प्रश्न है, चयनात्मक पारगम्यता किसको कहा जाता है? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी से मतलब है कि जो चीजें कोशिका के लिए आवश्यक है उसे वो ही उसी चीजों को अंदर आने देता है और उन्हीं चीजों को बाहर जाने देता है। इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो ये किसका काम है? लाइसोसोम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, न्यूक्लियस का या सेल मेम्ब्रेन का? ये 4 ऑप्शन आपके पास है। लाइसोसोम है क्या आंसर? नहीं, क्योंकि आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग इसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है इसका आंसर? नहीं, क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल है ये। न्यूक्लियस आपको पता ही है कि केंद्रक के बीचों बीच एक गोल संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं केंद्रक। तो कौन सा आंसर होता है इसका? सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली, जो कि या कोशिका आवरण इसको कह सकते हो। ये क्या करता है? कोशिका के भीतर जो चीजें ऐसी होती है जिनको बाहर जाने देता है और बाहरी से आवश्यक चीजों को अंदर आने देता है। तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी इसीलिए कहते हैं कि चयन करता है किन चीजों को बाहर जाना है, किन चीजों को अंदर आने देना है। 14वां प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया था कि आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम है। ये क्या करता है? जो भी विजातीय पदार्थ हमारी कोशिका में आते हैं और जो कोशिका को हाथ पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनको ये निगल जाता है। और कई बार ऐसा कभी करता है कि कोशिका के भीतर की जो आवश्यक चीजें हैं उसको भी निकल जाता है। तो इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। अच्छा, 15वां प्रश्न है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पतले धागे समान कई संरचनाएं ऐसी होती हैं जो एक जाल सदृश संरचना दिखाई देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन जालिका। ये धागे सदृश रचना होती है और धीरे धीरे जब कोशिका विभाजन का समय आता है, एक कोशिका 2 भागों में बंटता है, तब उस स्थिति में ये क्रोमेटिन रेटिकुलम ही धीरे धीरे अलग होने लगता है और क्रोमोनीमा बनाता है, जो थोड़े मोटे, इसकी तुलना में थोड़े मोटे होते हैं, वो क्रोमोनीमा कहलाते हैं। 16वां प्रश्न है आपका, कोशिका का शक्तिगृह किसको कहते हैं? कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं हम? तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यही आरएनए आपका एटीपी ऊर्जा आप जानते हो, ट्राई डाइफॉस्फेट और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये एडीपी ऊर्जा को आवश्यकता पड़ने पर एटीपी ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब एक चीज पूछते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत क्या है और किसने प्रस्तुत किया था, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सन 1838-39 ईस्वी में जंतु विज्ञानी थे थियोडोर स्वान और पादप विज्ञानी मैथियस स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। तो एक कोशिका कौन सी है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर है, अमीबा है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। और वहीं हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग
बहुत सारे कोशिकाओं के हमारा बॉडी बना हुआ है। इवन कोई प्लांट ले लो, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और इवन उन सब कोशिकाओं जो एक जैसी संरचनाएं वाली होती है, एक जैसे फंक्शंस करने वाली होती हैं, एक जैसे काम करने वाली होती हैं, उनको हम कहते हैं उत्तक, टिश्यू, जो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्रत्येक प्राणी, जितने भी संसार में प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट हो अथवा वो एनिमल हो, प्रत्येक प्राणी का शरीर या तो यूनिसेलुलर होता है अथवा मल्टी सेलुलर होता है। दूसरा इन्होंने बताया कि कोशिका शरीर की अति महत्वपूर्ण एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किसका? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल शरीर की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, सबसे सूक्ष्म जो होता है वो होता है कोशिका। और कोशिका से ही होता है आगे चल करके एक जैसी कोशिकाएं जो होती हैं, एक जैसी संरचना, एक जैसे कार्य करने वाली, एक जैसे उनके जो बनावट होता है, उसको हम कहते हैं उत्तक। उसको वही उत्तक बहुत सारे एक जैसे फंक्शन करने वाले जो होते हैं वो मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं, जिसको आप कहते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सबका जो सूक्ष्म इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई है बॉडी का, वो कहलाता है हमारा सेल। तीसरा है, सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। चाहे वो आज कोरोना की स्थिति में देख रहे हैं, लंग्स में वायरस जा रहा है, और लंग्स के जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एल्वियोली। एल्वियोली क्या है? एक कोशिका ही तो है। और वो कोशिका क्या करता है? वहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का क्रिया सबसे सूक्ष्मतम यूनिट है हमारी एल्वियोलस लंग्स का। इसी तरह से तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। अलग अलग नाम से है वो। तो फंडामेंटल यूनिट हमारा कोशिका है। नेक्स्ट, कोशिका में ही जो चौथा सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, वो कहा कोशिका में ही आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और यही जीव की वंशानुगत की इकाई है। अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम है। इसी तरह से प्रत्येक जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सबके सेल में क्रोमोसोम होता है। किसी में 2, किसी में 6, किसी में 12, किसी में अलग अलग क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, जिसमें कुछ क्रोमोसोम्स अलिंगी होते हैं और कुछ क्रोमोसोम्स लिंगी होते हैं। ऑटोजोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको बताया 22 जोड़ी ऑटोजोम्स होते हैं जो अलिंगी कहलाते हैं, और 1 जोड़ी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लिंगी कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम मेल में और एक्स वाई क्रोमोसोम फीमेल में होता है। आगे मैं डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगी। और पांचवा कोशिका सिद्धांत है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं? जब पुरानी कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो 2 कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो 4 बनाती हैं, 4 8 में बनता है, 8 16 में बनता है, 16 32 में बनता है, 32 64 में बनता है, और इसी गुणन क्रिया के अनुसार कोशिकाओं का विभाजन होता जाता है। और आप जानते हो कि जब फर्टिलाइजेशन के दौरान एक शिशु जब अपने माँ की गर्भ में रहता है तो उसका जो आकार होता है एक पिन के सिरा, जिसको नोक कहते हैं, उतना ही होता है, अथवा उससे छोटा भी होता है। लेकिन 9 महीने के होते होते उसी शिशु का वजन
और शरीर का आकार आप एक मानव आकृति प्राप्त कर लेता है, जिसके सभी अंग आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, आंखें, नाक, कान, इवन सिर में बाल भी होता है। तो ये प्रक्रिया इतनी तरीके से और इस तरह से परमात्मा ने डिवाइड किया है कि वो डिवीजन स्वतः होते रहता है। माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन, जिसके बारे में मैं डिटेल से मैं बाद में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य विज्ञान की ये बुक्स है आपकी, और सेकेंड ईयर MDS यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की कोर्स में शामिल है। आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो। स्वास्थ्य विज्ञान है आपका, इस स्वास्थ्य विज्ञान की किताब को आप रेफर करिए, पढ़िए, डिटेल्स जानना चाहते हैं तो। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। लॉट्स ऑफ थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।